हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2024 का फॉर्म बहुत ही जल्द भराना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? क्योंकि इस बार ग्रुप डी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि ग्रुप डी 2024 का जो फॉर्म भराना शुरू होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI, अप्रेंटिसशिप, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई कि इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद जो जनरल के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, EWS, SC, ST, उनको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, कौन सा लेवल का डॉक्यूमेंट मान्य होगा, किससे बनाना होगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यदि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं और जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको किस तरह का शोकॉज नोटिस मिलेगा और आपको आगे क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। तो देख सकते हैं इनको शोकॉज नोटिस मिला है, क्योंकि जो सबकास्ट इन्होंने फॉर्म भरने में लिखा था वो सेंट्रल लिस्ट से मिसमैच हो गया या स्पेलिंग एरर हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनको शोकॉज नोटिस इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने OBC NCL सर्टिफिकेट जो वैलिड होता है वो सबमिट नहीं किया। और जब इस तरह का शोकॉज नोटिस आपको मिल जाता है तो फिर आपको 10 वर्किंग डे के अंदर जवाब देना होता है। यदि आप लोग प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन होते हुए भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट चाहे जनरल के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, SC के हैं, ST के हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट ही है और प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट चाहिए, जो हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो शोकॉज नोटिस देख सकते हैं इन सभी कारणों से आपको मिल सकता है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसे OBC NCL सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं सबमिट किए, SC ST सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किए, EWS सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए, EBC सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किए, या जो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं किए, तो फिर आपको शोकॉज नोटिस मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 2024 के जो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, ग्रुप डी का फॉर्म भराना शुरू होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, यानी आपका शैक्षणिक योग्यता का जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सा होना चाहिए। तो यदि आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म है जो 10th लेवल पे भरते हैं, 10th लेवल के पोस्ट भरते हैं, 10th का जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाला पोस्ट भरते हैं 10th लेवल पे, तो आपको 10th का डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना होगा। 10th का मार्कशीट, उसके बाद आपका रोल नंबर और मार्कशीट भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपका मार्कशीट भी होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप लोग ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो ITI के बेसिस पे भरते हैं तो आपको ITI का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और फॉर्म भरने से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये आपका ITI का सर्टिफिकेट है। यदि आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म है जो अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे भरते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नंबर, यानी फॉर्म भरने से पहले फॉर्म भरते टाइम आपका होना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट हो गया। ग्रुप डी का फॉर्म 3 बेसिस पे भरा जा सकता है, 10th के बेसिस पे, ITI के बेसिस पे और अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन के बेसिस पे ऐसा कुछ ग्रुप डी में नहीं है, सिर्फ 10th बेसिस पे और उसके बाद ITI और अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट
किस लेवल तक का बना होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए। तो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में यदि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो सेंट्रल फॉर्मेट में आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी से हैं तो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का, एससी से हैं तो एससी का और एसटी से हैं तो एसटी का। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा एक सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल फॉर्मेट में है और डीएम लेवल तक बना हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, ये बिहार सरकार के द्वारा बना हुआ है। भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र, यानी भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के डाउट होते हैं कि क्या हमारे पास जो स्टेट का यानी जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो चलेगा। तो बिल्कुल नहीं, आप लोग खुद सोचिए कि रेलवे है जो आपका यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो सर्टिफिकेट भी आपको यानी कि सेंट्रल लेवल का बनेगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपका डाउट होता है कि क्या स्टेट का चलेगा, तो बिल्कुल नहीं, स्टेट का नहीं चलेगा। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी है तो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का, एससी है तो एससी का और एसटी है तो एसटी का। जो दूसरा डाउट होता है कि किस लेवल तक बना होना चाहिए, क्या हम लोगों ने सीओ लेवल से बनाया है तो चलेगा, क्या एसडीओ लेवल से बनाया है तो चलेगा, क्या डीएम लेवल से बनाया है तो चलेगा। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में सीओ लेवल तक आपका मान्य नहीं होता है, एसडीओ लेवल तक आपका चलेगा, डीएम लेवल आप लोगों ने बना लिया है तो फार बेटर है। आप लोग देख सकते हैं तीनों जब आप लोग अलग अलग बनाएंगे तो तीनों में अलग अलग सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। सीओ का अलग सर्टिफिकेट नंबर होता है, एसडीओ का अलग सर्टिफिकेट नंबर होता है और डीएम का अलग सर्टिफिकेट नंबर होता है, लेकिन फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम होता है। देख सकते हैं तीनों में डेट ऑफ इशू यानी कि सीओ अलग डेट से बनाए हैं, एसडीओ अलग डेट पे बनाए हैं और डीएम अलग डेट से बनाए हैं, तो तीनों का अलग अलग डेट भी होता है। अब जो तीसरा सबसे डॉट है कि कितना पुराना सर्टिफिकेट यानी चलेगा, कितना ओल्ड है जो हमारा सर्टिफिकेट है वो चलेगा। तो देखिए, जब आपका फॉर्म आता है तो उस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर कहने का क्या मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। यानी जैसे 2024 की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 तक फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो इस बीच में यदि आपका फॉर्म आया है तो इसी बीच का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि 2024-25 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपका फॉर्म आया है तो सर्टिफिकेट भी आपका ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना सर्टिफिकेट नंबर आप लोग डाल रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। फिर आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा और फिर काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट डॉट होते हैं कैंडिडेट के कि सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, तो सेंट्रल लेवल का चाहिए। मिनिमम किस लेवल तक बना होना चाहिए, तो एसडीओ लेवल तक मिनिमम बना होना चाहिए। कितना पुराना चाहिए, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉर्म आया है उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। इसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ईबीसी रेलवे फॉर्मेट में क्या होता है और ये कब चाहिए, कैसे बनेगा। तो जब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है रेलवे फॉर्मेट में, ये आपका देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है यानी कि जो आपका रेलवे फॉर्मेट में, उसके बाद देख सकते हैं ये आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट है रेलवे फॉर्मेट में। तो ये कब जरूरी होता है, जैसे आप लोग जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के जो फॉर्मेट है रेलवे वाला, उसी में बना के ले जाना है। और ये फॉर्मेट कहाँ मिलता है, तो आप लोग किसी भी रेलवे का नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, तो आपको सबसे नीचे एनेक्सर वाइज दिया हुआ है और उसे प्रिंट करा करके जो भी आपका कम्युनिटी है उसे बना लेना है। कैसे बनेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा ओबीसी का रेलवे का फॉर्मेट है। जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो हम लोगों ने बनाया था। जो आप लोगों ने यानी कि जिस पेज को प्रिंट कराया है, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी वाला पेज प्रिंट कराएंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, तो उस तरह से आपको यानी जो भी वहाँ पे मांगा जा रहा है, जैसे आपका नाम है, फादर्स नेम है, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, घर आपका कहाँ है, ये सभी आपको भर देना है। और ये किस बेसिस पे बनेगा, तो जो आप लोगों ने पुराना अपना यानी कि जो ये फॉर्म भरते समय
ये फॉर्म भरते समय जो आप लोगों ने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में बनाया था, उसी के बेसिस पे ये रेलवे का फॉर्मेट बनेगा। ये रेलवे का फॉर्मेट कुछ नहीं होता है, सर्टिफिकेट ही होता है जो आप लोगों ने पुराना अपना बनाया है सेंट्रल फॉर्मेट में, उसी यानी सर्टिफिकेट नंबर के बेसिस पे आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये रेलवे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए, लेकिन फॉर्म भरते समय आपके पास ये सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय वैलिड हो। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ग्रुप डी 2024 के लिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं, जिनके लिए आप लोग भला सोचते हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।